नमस्कार दोस्तों। 2012 की बात है जब देश में यूपीए का द्वितीय कार्यकाल था और यूपीए के द्वितीय कार्यकाल में भ्रष्टाचार के एक के बाद आरोप उन पर लगते गए। इन भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ देश के तमाम लोग, कोने कोने से लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाह रहे थे। उस टाइम दिल्ली के रामलीला मैदान पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था और जिसका नेतृत्व किया था देश के सबसे वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने। इस आंदोलन का एक ही मकसद था कि देश में जन लोकपाल बिल को लाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। इन भ्रष्टाचार की लड़ाई में जहां इस आंदोलन पे कई सारे लोगों ने इस पर अपना योगदान दिया, इस पर लोग प्रतिभा के, तो कई सारे नाम जो उभरकर सामने आए। जैसे मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर किरण बेदी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और एक जो चेहरा सबसे ज्यादा जो इस पर चर्चित हुआ था वो था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर की, उसके बाद IRS के तौर पर आयकर विभाग में काम करना शुरुआत किया। आयकर विभाग में काम करते समय उन्होंने कुछ चीजों को महसूस किया, जैसे कि आम जनता के लिए राशन हो, बिजली हो, पानी हो, इनकी समस्याओं को सुलझाना बेहद महत्वपूर्ण था। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने एक NGO की स्थापना भी की थी। लेकिन 2012 में जब वो अन्ना आंदोलन में सम्मिलित हुए, उसके बाद कई सारे सुझाव इनकी टीम को आने लगा कि आपको भी राजनीति में आनी चाहिए, अमूमन की राजनीति की पार्टी बनानी चाहिए। इस पर जितने भी उनकी टीम के लोग थे उसने मंथन किया और मंथन करने के बाद 2 अक्टूबर 2012 को इन्होंने राजनीतिक पार्टी के गठन के लिए ऐलान किया। उसके बाद 26 नवंबर 2012 को राजनीतिक पार्टी का नाम रखा और उसका नाम की शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी। ये राजनीति का सफर यहाँ से शुरुआत हो चुका था। आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले पटल पर रखा गया। राजनीति की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने देश के 30 से 40 बड़े राजनीतिक नेताओं के लिस्ट की सूची जारी की, जिसपे ये बोला गया कि ये लोग भ्रष्टाचार है या इन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अपने राजनीतिक की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कांग्रेस की कभी भी सहायता नहीं लेंगे। यहाँ तक अपनी बच्चों की कसम खाते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ जाए कभी भी कांग्रेस की सहायता वो नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भाग्य का फैसला कुछ ही और होना था कि 2012 के बाद जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और उन्हें सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत थी। अब समर्थन के तौर पर एक तरफ थी कांग्रेस तो दूसरी तरफ थी भाजपा। अब किसके साथ वो पार्टी बनाए, सरकार बनाएंगे, ये उनके लिए बहुत ही विचित्र प्रश्न था। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। अब हैरानी वाली बात यहाँ पे है कि एक तरफ उन्होंने कहा था वो किसी भी कारण से कांग्रेस की सहायता नहीं लेंगे, लेकिन जब दिल्ली में अपनी पहली सरकार बनाई तो उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस की सहायता ली। कांग्रेस की सहायता से बनी सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चली, मात्र 49 डेज में ये सरकार गिर गई। सरकार के गिरने के पीछे की खबर जो है वो ये माना गया कि आम आदमी पार्टी के तौर से ये कहा गया कि कई सारे मुद्दों पर कांग्रेस की सहायता यहाँ पर नहीं मिली, जिस कारण उन्हें लगा कि अभी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी तो सरकार से अलग होना ही इनके लिए बेहतर होगा। उसके बाद देश में 2014 में आम चुनाव थे और आम चुनाव में बीजेपी के लिए एक तरफ से नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस के लिए एक तरफ थे राहुल गांधी, तो वही आम आदमी पार्टी के लिए थे अरविंद केजरीवाल। इन सभी को लगा कि वो राजनीतिक के जीवन पे 2014 के आम चुनाव में बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर करेंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि वो नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टक्कर दे सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल को भी ये लगा कि वो भी बनारस से आम आदमी पार्टी के टिकट पर नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन बनारस में एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लहर के साथ सवार थे तो वही अरविंद केजरीवाल को लगा कि वो नरेंद्र मोदी को यहां पर बहुत अच्छी तरीके से फाइट दे सकते हैं। लेकिन 2014 के आम चुनाव के जो परिणाम साबित हुए, जिसमें बीजेपी की सुनामी थी और इस सुनामी में तमाम पार्टियां एक तरफ से बह गई। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी 44 सीटों पर सिमट चुकी थी। अब बनारस पे अरविंद केजरीवाल बीजेपी के जो लीडर नरेंद्र मोदी के सामने यहाँ पर नेस्तनाबूद हो चुके थे। लेकिन 2014 के बाद दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहां आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली और उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के यहां पर CM बने और CM बनने के बाद उनके जितने वादे थे इन पर वो काम करना शुरुआत कर चुके थे। लेकिन दोस्तों देखना भी बहुत यहाँ पे लाजमी है कि जब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक जीवन के तौर पर अपनी शुरुआत कर चुके थे तो कई सारे ऐसे लीडर जिन पर उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया और कहीं पर जमीन घोटाले पर, कहीं पर भ्रष्टाचार के, कहीं पर दूरसंचार के, किसी को DDCA पे घोटाले पर आरोप
आरोप लगाए। लेकिन उनकी तरफ से एक्शन क्या होने वाला था ये शायद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी पता नहीं था। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो आपको याद होगा कि जब श्रोमणी अकाली दल के बड़े नेता विक्रम मजीठिया पर आरोप लगे थे कि वो ड्रग्स माफिया है और पंजाब में ड्रग्स को सप्लाई करते, ये आरोप आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे। उसके बाद विक्रम मजीठिया ने कोर्ट में मानहानि का जब केस दायर किया तो उस कोर्ट पे जाकर अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर माफी मांग ली थी। अब माफी मांगने के बाद ये सिलसिला आगे भी चलता गया। उसके बाद यहाँ पर अरुण जेटली DDCA पर जब घोटाले की बात आई, नितिन गडकरी जिन पर जमीन घोटाले की बात आई, कपिल सिब्बल और उनके बेटे पर दूरसंचार की जब बात आई, सभी लोगों ने कोर्ट पर मानहानि का केस किया और तमाम लोगों ने जब इस पर केस दायर किया तो अरविंद केजरीवाल ने सभी से माफी मांग लिया। एक रिपोर्ट की तरफ से ये खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल की माफ़ी मांगने के पीछे का कारण ये है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, हो सकता है कि इस पर कोई अगर सबूत उनकी तरफ से पेश नहीं किया जा सकता तो हो सकता है उन्हें सज़ा भी मिल जाए। अगर सज़ा एक तरफ से मिल जाएगी तो उनके राजनीतिक भविष्य में एक तरफ से यहाँ पे काले बादल मंडरा जा सकते हैं। तो फाइनली उन्होंने यहाँ पर फैसला किया कि वो माफ़ी मांग के इन चीज़ों को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जब अपने द्वितीय कार्यकाल में दिल्ली में बहुत अच्छा जब काम कर रहे थे, एक तरफ स्कूल बना रहे, बिजली का बिल कम कर रहे हैं, वहाँ पर पानी का बिल कम कर रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके एक एक मुख्य सहयोगी उनका साथ यहाँ पर छोड़ते हुए चले गए। अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको याद होगा कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव किस तरह से उनके साथ थे, लेकिन एक समय ऐसा क्या हुआ कि मीटिंग के बाद ये दोनों वहाँ पर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिए और कभी अरविंद केजरीवाल के साथ नजर नहीं आए। ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका है। उसके बाद अगर सबसे बड़ा एक नाम यहाँ पर पेश करूँ तो शायद बहुत लोगों को याद होगा कुमार विश्वास देश के सबसे बड़े कवि हैं। अपनी मधुर आवाज़ और कटास से हर किसी को प्रभावित कर देते हैं। एक टाइम ऐसा था कि वो अरविंद केजरीवाल के बहुत अच्छे मित्र थे, अभी भी उनके मित्र हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन के तौर पे अब वो आम आदमी पार्टी से अलग हो चुके हैं। उसके साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी आम आदमी पार्टी से अलग हो चुके हैं। ये एक राजनीतिक संयोग है या एक कोई विवाद का हल है, इस पर कोई जानता नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल की एक से बढ़कर एक उनके जो जिगरी यार थे, उनके पार्टी को जिन्होंने बनाया, खून पसीने से सींचा, अब वो उनके साथ क्यों नहीं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अपने आप को ऐसा शो किया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग को मरते दम तक जारी रखेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके ही सरकारी आवास शीश महल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। एक खबर के मुताबिक ये सामने आई थी कि शीश महल जो है एक नया महल बनाया गया, यानी सरकारी आवास की मरम्मत ना करके उक्त स्थान पर एक बहुत बड़ा भव्य महल बनाया गया जिसे शीश महल नाम दिया। इस महल में ये बताया गया कि इस पर कुल लागत 44 करोड़ से ज़्यादा की लागत इस पर खर्च की गई, जिसमें 8-8 लाख के सिर्फ पर्दे लगाए गए और करोड़ों के यहाँ पे मार्बल्स लगाए गए। यहाँ तक कि ये मार्बल्स वियतनाम से मंगवाए गए। ये चर्चा खूब थी और कई टीवी चैनल पर इस पर बात हुई। कई लोगों ने शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष भी किए और यहाँ तक भी मांग की कि इस पर CBI जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि ये पैसा सरकारी पैसा है या कहाँ से ये पैसा आया है। भ्रष्टाचार की जंग में लड़ते लड़ते एक ऐसा जंग भी आया जिसमें उनके बहुत अच्छे साथी जो है फिलहाल यहाँ पर जेल में है। यहाँ पर ED की तरफ से कई कानूनी कार्रवाई की गई और ये कानूनी कार्रवाई है नई शराब नीति पर। इस नई शराब नीति पर जहां दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया सबसे पहले जेल गए, उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल गए। ये दोनों ही नेता अरविंद केजरीवाल के बहुत महत्वपूर्ण नेता है और एक हिसाब से सारी प्लानिंग जो करते हैं, दिल्ली की रूपरेखा तैयार करते हैं, इन लोगों के साथ बैठकर ही करते हैं। तो वहीं ED के मनी लॉन्ड्रिंग पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी यहाँ दिल्ली के ही जेल में विराजमान है। नई शराब नीति घोटाले पर जहां कांग्रेस और BJP एक साथ है और पूर्ण रूप से वे अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए, तो वहीं ED के समन के मामले में अगर बात की जाए तो ED ने अब तक अरविंद केजरीवाल को 6 समन जारी कर चुके हैं और हर एक समन पर वो गैर हाजिर यहाँ पर रहे। ED के समन का सबसे ज्यादा अगर अवहेलना किसने किया है तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जिन्होंने ED के 7 समन का अवहेलना किया है। तो उसी के प्रारूप अगर बात करें तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ED के 6 समन का यहाँ पर विरोध किया है। वैसे तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को फिल्में देखने का बड़ा शौक है और वो फिल्में देखते भी हैं और जो फिल्में उन्हें अच्छी लगती है वो दिल्ली में उसको टैक्स फ्री भी कर देते हैं। लेकिन जब बात आई थी द कश्मीर फाइल्स को कि उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, BJP ने ये मांग की थी, तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर विधानसभा
विधानसभा में ये कहा था कि इसको टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है, यूट्यूब में डाल दो सभी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी उनको जानना चाहिए कि कई सारी फिल्में जैसे सांड की आंख, नीलबट्टा सन्नाटा, 83, मॉम, आर्टिकल 15 ऐसे कई मूवी हैं जिन्हें दिल्ली सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया था। तो वहीं द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने में उन्हें परेशानी क्यों थी? इनकी इस परेशानी के पीछे मेरे इस पोस्ट पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं कि यहाँ पर रंगानाथन ने कितने अच्छे से उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि जब यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात आई तो उनका स्टेटमेंट क्या था, तो उसके लिहाज से यहाँ पे अपने कमेंट की। अरविंद केजरीवाल कभी ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं तो कभी तुष्टिकरण की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम समाज के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि वो हिंदुओं के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाल ही में हुए मेयर चुनाव में उन्हें यहाँ पर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि जितने मुस्लिम बहुल इलाके थे उनमें अधिकतर पार्षद जो है कांग्रेस के झोली में गए, तो कई सारे पार्षद जो है बीजेपी के झोली में गए। अब लोगों को समझ में आ गया, जहाँ अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि नोटों पर सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ की तस्वीर होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों के हितैषी की बात करते हैं, यानी तुष्टिकरण ध्रुवीकरण दोनों साधने की कोशिश करते हैं, जो आम जनता अच्छी तरीके से अब समझ चुकी है। सो दोस्तों, ये था आज कुछ विश्लेषण जो मैंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आपके आधारित थी। आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो का मकसद किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस वीडियो का मकसद था जस्ट हम एक तरह से आपको सूचना प्रदान करने था कि देश के 2012 की राजनीति से आम आदमी पार्टी ने शुरुआत किया और फिलहाल वो किस कड़ी पर यहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सकता है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों के साथ एक अपना बहुत प्यारा सा कमेंट्स हमारी वीडियो पर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सभी को थैंक यू। जय हिंद।